आज हम MSO 1 के 3 प्रश्न पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 को पूरा कवर करते हैं, जिससे हमें आसानी होगी पूरे चैप्टर को समझने में। तो अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समाज की प्रगति के लिए काम्टे की विकासवादी योजना का वर्णन। काम्टे ने जिस प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया था उसे विश्व के महानतम विचारकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। वास्तव में काम्टे एक वैज्ञानिक एवं विचारक होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी था। इसलिए उसने अपने युग की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक प्रगति और पुनर्निर्माण की योजना भी प्रस्तुत की। काम्टे के समय में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पुरानी सामाजिक व्यवस्था विखंडित हो रही थी और नई सामाजिक व्यवस्था जन्म ले रही थी। नई सामाजिक व्यवस्था में कई बुराइयां थीं। पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग पर घोर अत्याचार किए जा रहे थे। उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं थी। मशीनों के आविष्कार ने मजदूरों की दशा और भी बिगाड़ दी। गरीब अधिक गरीब और पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होते गए। पूंजी का उपयोग मानव कल्याण के बजाय इनके शोषण में किया जा रहा था। इसलिए काम्टे ने पूंजीवादी व्यवस्था को अत्याचारी व्यवस्था कहा। यद्यपि काम्टे ने पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं की, उसने इस बात पर जोर दिया से इसको संचालित और नियंत्रित करने के लिए उचित सामाजिक नीति बनाई जाए। काम्टे कहता है कि पूंजी का समुचित समुदाय सदुपयोग करने से ही समाज में प्रगति आ सकती है। उसके अनुसार पूंजी के सदुपयोग से समाज में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, न्याय और सहयोग की भावना पैदा होगी। इसके लिए इन्होंने सामाजिक प्रगति की योजना को आवश्यक बतलाया। काम्टे का मत है कि सामाजिक प्रगति एवं पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना में 3 प्रकार की शक्तियों में समन्वय का होना परमावश्यक है। ये 3 शक्तियाँ हैं: बौद्धिक, भौतिक और नैतिक। बौद्धिक शक्ति से तात्पर्य प्रत्यक्षवादी ज्ञान के विस्तार से है। इसका उत्तरदायित्व पुरोहित वर्ग पर है। वास्तव में बौद्धिक शक्ति का जन्म मानवीय चिंतन और मनन पर निर्भर करता है तथा यह विभिन्न अवधारणाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। भौतिक शक्ति मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित है और यह व्यक्तियों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है एवं इसका उदय संपत्ति तथा संस्था के रूप में होता है। एवं नैतिक शक्ति प्रेम और स्नेह पर आधारित होती है, जिसे हृदय से प्रेरणा मिलती है। यह नैतिक शक्ति का आज्ञा देने और इसके पालन के रूप में प्रकट होती है। काम्टे का मानना था कि सामाजिक प्रगति और पुनर्निर्माण के लिए इन तीनों शक्तियों में समन्वय बहुत जरूरी है, ताकि सभी व्यक्ति मिलजुल कर संगठित रूप से संपत्ति का अर्जन करें। यही भौतिक शक्ति है। समाज अपनी प्रगति के लिए निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करे और विज्ञान के आधार पर ही नवीन आविष्कारों और सामाजिक योजनाओं का निर्माण संभव है। यही बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक ज्ञान से उपलब्ध परिणामों को व्यवहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों में कार्य का समुचित संगठन हो। इसके लिए आज्ञा देना और आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, लेकिन यह कार्य हिंसात्मक या पाशविक शक्ति पर आधारित न होकर नैतिक शक्ति पर आधारित होना चाहिए। आज्ञा पालन का कार्य भय या दबाव से न हो, वरन लोग हृदय से ऐसा करने को तैयार रहे। आज्ञा देने वाले भी चरित्रवान हों और उनमें दूसरों के प्रति भलाई करने की भावना हो। इस प्रकार काम्टे की सामाजिक प्रगति और पुनर्निर्माण की योजना में भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों का समुचित समन्वय होगा। काम्टे ने अपनी सामाजिक प्रगति की योजना में नैतिक नियमों के विकास को ही प्रमुख साधन माना। काम्टे के अनुसार नैतिकता का संबंध आत्मा से होता है, न कि शरीर से। नैतिकता के विकास का सर्वोत्तम साधन वास्तविक और उपयोगी शिक्षा है।
वास्तव में नैतिकता शिक्षा पूंजीपतियों को अपने कर्तव्य का बोध कराती है, जिससे उनमें सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। इनके अनुसार आध्यात्मिक क्रांति के निर्देशन में एक बार सामान्य शिक्षा की स्थापना के बाद पूंजीपति वर्ग के अत्याचार का भय नहीं रहेगा। धनी लोग स्वयं को सार्वजनिक पूंजी का भौतिक संरक्षण समझेंगे। मनुष्य में नैतिक गुणों का उद्भव हृदय परिवर्तन द्वारा ही संभव है। सामाजिक नैतिक नियमों में ही वह शक्ति निहित है जो औद्योगिकरण और पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने में समर्थ है, तथा यही सामाजिक प्रगति और पुनर्निर्माण का प्रमुख साधन एवं उपाय है। इस प्रकार काम्टे अपनी सामाजिक प्रगति की योजना में भौतिक, बौद्धिक और नैतिक योजना का समन्वय एवं सामंजस्य करके सामाजिक प्रगति चाहते हैं। वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं को अहिंसक तरीके से बदलने के पक्ष में थे। प्रेम प्रत्यक्षवादी समाज का निर्देशित तत्व होगा और प्रगति इसका उद्देश्य। यद्यपि कुछ समाजशास्त्रियों ने काम्टे की प्रगति की योजना की आलोचना की है, वे इसे सर्वथा काल्पनिक मानते हैं। जिस प्रकार थॉमस मोर ने यूटोपिया की कल्पना की और ऐसे ही अन्य स्वप्नलोकीय विचारकों ने भी कल्पनाएं की जो क्रियान्वित नहीं हो सकी, ठीक उसी प्रकार काम्टे की यह योजना भी कल्पना मात्र बनकर रह गई। दूसरी ओर कुछ विचारक काम्टे की इस योजना की इस आधार पर प्रशंसा करते हैं कि इसमें नैतिक और परामर्श की भावना पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन थे? उनके सिद्धांतों को संक्षेप में स्पष्ट करना। ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में एक अलग उपागम अपनाया। प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत निर्माण के बिंदु पर सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित करके इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सामूहिकता के साथ जोड़ा। साथ ही साथ ब्रिटिश समाजशास्त्र की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियों के सुधार की चिंता और उन्हें समाज के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार करना था। प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्रियों में हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स बूथ, हॉब्स हाउस आदि प्रमुख थे, जिन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिनके सिद्धांत आज भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट स्पेंसर ऐसे प्रथम प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक विकासवाद की अवधारणा डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पर अवलंबित की, तथा यह विचारक जिन्होंने सामाजिक विकासवाद की अवधारणा डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पर अवलंबित की, तथा यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में काफ़ी महत्वपूर्ण रही, तथा इसका सबसे प्रमुख प्रभाव यह रहा कि समाज संस्कृति प्रगति अर्थात समाज के हर क्षेत्र की व्याख्या विकासवाद के आधार पर ही की जाने लगी। हर्बर्ट स्पेंसर के प्रमुख सिद्धांत सावयवी सादृश्यता या समानता एवं सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत या सामाजिक विकासवाद है। सावयवी सादृश्यता या समानता हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा समाज और जीव में समानता दर्शाते हुए यह बताया कि जिस प्रकार विभिन्न अंगों से मिलकर शरीर बनता है, ठीक उसी प्रकार अनेक संस्थाओं, संगठनों और समूहों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। इनके अनुसार प्रणाली और समाज में समानता पाई जाती है। स्पेंसर के अनुसार जिस प्रकार शरीर का ढांचा और कार्य होता है, उसी प्रकार समाज का भी एक ढांचा और कार्य होता है। इनका स्पष्ट मानना था कि समाज को सर्वोत्तम रूप से समझने के लिए उसकी तुलना सावयव या शरीर
रचना के साथ करनी चाहिए। स्पेंसर ने समाज और सावयव के बीच 8 प्रकार की बुनियादी असमानताओं का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। नंबर 2, दोनों के आकार में वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है। नंबर 3, दोनों में ही विभेदीकरण के साथ साथ कार्यों में भी विभेदीकरण होता है। नंबर 4, विभेदीकरण के साथ साथ दोनों में ही उसके अंगों में अंतर्संबंध और अंतर्निर्भरता पाई जाती है। नंबर 5, इसी संबंध के आधार पर दोनों में ही अपने अस्तित्व का बनाए रखने के लिए संचार या वितरण की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे हम भोजन करते हैं मुंह द्वारा भोजन का पाचन होता है और रक्त बनता है। वह खून हृदय से नसों द्वारा विभिन्न अंगों में संचारित होता है, जिससे शरीर का अस्तित्व बना रहता है। ठीक उसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्ग आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे धन की उत्पत्ति होती है। उन वस्तुओं और धन का वितरण यातायात और वाणिज्य व्यवस्था द्वारा होता है और समाज का अस्तित्व बना रहता है। नंबर 6, जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार समाज में यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। नंबर 7, जिस प्रकार जीवित शरीर अनेक कोष्ठों से बना होता है, उसी प्रकार समाज का निर्माण अनेक कोष्ठों से मिलकर हुआ है। नंबर 8, शरीर के किसी अंग का शरीर के पृथक हो जाने पर भी जिस प्रकार शरीर समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार समाज की किसी इकाई के अलग हो जाने से समाज समाप्त नहीं हो जाता। उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी समाज और सावयव की कुछ भिन्नताओं का भी उल्लेख स्पेंसर महोदय ने किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, सावयवी विकास में सर्वप्रथम प्रकृति का योगदान होता है। इसके विपरीत समाज का विकास प्रकृति द्वारा न होकर व्यक्ति के सचेत प्रयत्नों से होता है। सावयव का निर्माण अनेक कोष्ठों से होते हुए भी ये इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। जबकि समाज के कोष्ठ व्यक्ति हैं, पर उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वे स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने तथा कार्य करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3, सावयव में चेतन शक्ति केंद्रित होती है। स्नायु मंडल में प्रत्येक कोष्ठ की पृथक शक्ति नहीं होती। इसके विपरीत समाज में प्रत्येक अंग की पृथक शक्ति होती है। नंबर 4, सावयव की इकाई संपूर्ण की भलाई के लिए जीवित रहती है, जबकि समाज में ऐसा होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार स्पेंसर समाज की तुलना जब जीवित शरीर से करते हैं तो उनका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत करना होता है जिससे समाजवादी व्यवस्था की भांति चेतन शक्ति हो। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक सदस्य के अंदर एक पृथक चेतन शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तथा निष्कर्ष देते हैं कि व्यक्ति का कल्याण राजकीय नियंत्रण के अभाव में संभव है। सामाजिक विकासवाद। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सामाजिक विकासवाद के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज से लिया था एवं डार्विन के सिद्धांत को समाज पर लागू किया। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक डार्विनवाद की संज्ञा भी दी जाती है। यही कारण है कि स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु प्रारंभ में सरल होती है और उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं होता, पर धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक हो जाते हैं। लेकिन विभिन्न अंगों के स्पष्ट तथा पृथक होने के बावजूद उसमें अंत संबंध और अंत निर्भरता बनी रहती है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा इस दौरान कुछ परिवर्तन घटित होते रहते हैं। डार्विन ने यह भी कहा कि प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो इस संघर्ष में दुर्बल और अयोग्य होता है उन्हें प्रकृति मार डालने के लिए चुन लेती है। अर्थात
उन पर प्राकृतिकवरण के नियम लागू होते हैं तथा इस प्राकृतिकवरण के तहत समस्त अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं और केवल सबसे योग्य प्राणी ही अस्तित्व में रहते हैं। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। डार्विन का मत है कि समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। इनके अनुसार समाज के आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है, अर्थात पहले व्यक्ति बहुत छोटे छोटे आकार वाले झुंडों में रहता था। समय के साथ साथ ये बढ़ते बढ़ते अपने से 1000 गुना बढ़े, यहाँ तक कि सभ्य राष्ट्र का आकार धारण कर लेते हैं। यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि लघु घुमक्कड़ झुंडों से विशालतम समाज पैदा हुआ है। स्पेंसर ने बताया है कि समाज के विकास की प्रक्रिया 4 स्तरों से होकर गुजरती है। ये स्तर है सरल समाज, संयुक्त समाज, द्विगुण समाज, द्विगुण संयुक्त समाज और त्रिगुण संयुक्त समाज। अपने सामाजिक विकासवाद सिद्धांत में स्पेंसर ने बताया है कि आकार वृद्धि के साथ साथ संरचना में भी वृद्धि होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे समाज के आकार में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे अंगों में असमानता बढ़ती जाती है। जो सामाजिक झुंड छोटा होने पर समरूप था वही वृद्धि के प्रत्येक स्तर पर स्वाभाविक रूप से विषय रूप में परिवर्तित होता जाता है और इस प्रकार जटिलता एवं विषमता में वृद्धि होती है। स्पेंसर कहते हैं कि जब समरूप समाज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर फैलने लगता है तो अलग अलग समाज नई परिस्थितियों के अनुरूप अपना नया स्वरूप विकसित कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है समाज में विकास के दौरान विभेदीकरण का विस्तार होता जाता है। समरूपता की अस्थिरता के कारण जब समाज विभेदीकृत होता है तो इन विभेदों में से कुछ के चलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसी चयन प्रक्रिया के आधार पर विकास के आगे की प्रक्रिया निश्चित होती है। इसे पृथक्करण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी से समाज में विशेष समूहों, वर्गों, संघों का निर्माण होता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान जब समाज समरूपता से विषमता की ओर अग्रसर होता है तो समाज के आकार और संरचना में ही परिवर्तन और विभेदीकरण उत्पन्न नहीं होता, वरन उसके प्रकारों से भी ऐसा होता है। स्पेंसर के अनुसार बिना प्रकारों में परिवर्तन के संरचना में परिवर्तन असंभव है, क्योंकि आवश्यकता में वृद्धि होती है जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकार्य भी बढ़ जाते हैं। स्पेंसर अपने विकासवाद की धारणा में यह कहता है कि एकीकरण और विभेदीकरण में वृद्धि के साथ साथ समाज में सामंजस्य और सुनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। प्रारंभ में मानव जब घुमंतु जीवन व्यतीत करता था तो सामाजिक जीवन अस्पष्ट था, किंतु प्रगति के साथ साथ उसमें स्पष्टता और स्थायित्व आ जाता है। इसके साथ साथ स्पेंसर ने यह भी कहा कि सामाजिक विकास अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों के सहयोग एवं प्रकार का प्रतिफल है। आंतरिक कारकों में जनसंख्या, शारीरिक विशेषताएं, मनोवेग, ज्ञान आदि प्रमुख है, जबकि बाह्य कारकों में जलवायु, भू आकृति एवं अन्य भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय कारक प्रमुख है। स्पेंसर ने समाज का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण किया है, एक युयुत्स समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। उन्होंने सामाजिक विकास की रूपरेखा के दौरान यह दर्शाया है कि युयुत्स समाज प्रारंभिक किस्म का संगठन वाला समाज होता है जिसका प्रमुख कार्य समाज की रक्षा करना होता है। इस प्रकार की भावना समाज के आकार को बढ़ाती थी, जो कि सामाजिक उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण था। यह आदिम समाज की विशेषता थी, लेकिन जब धीरे धीरे औद्योगिक समाज स्थापित हो जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। यह समाज उच्च कोटि की अंतःक्रियाएं एवं विशेषीकरण के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक समाज की विशेषता स्पेंसर का औद्योगिक समाज ही है।
इसे वह आदर्श समाज मानता है। प्रश्न 3, कार्ल मार्क्स के अलगाव या विल्सन संबंधी अवधारणा की विवेचना। अलगाव उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मानव अपनी उत्पादन प्रक्रिया अथवा सामाजिक परिवेश और स्वयं अपने जीवन से कट जाता है और यह उसके लिए व समाज के लिए समस्या बन जाती है। अलगाव या विल्सन की धारणा का आरंभ हीगल ने किया, जिसने अपनी पुस्तक नामेनोलॉजी ऑफ माइंड में लिखा कि विषय वस्तु से कट जाना ही विल्सन है, क्योंकि वह विचारों को ही अधिक महत्व देता था। इसलिए व्यक्ति और विचार के अंतर को उसने विल्सन की स्थिति कहा। कार्ल मार्क्स और हीगल के विचारों में बड़ा अंतर है। हीगल विचारवादी था और मार्क्स भौतिकवादी। इसलिए मार्क्स ने इस धारणा को अपनाने के बाद इसे भौतिकवादी धारणा प्रदान किया। रेमंड एरो ने इस बात की आलोचना की है क्योंकि उसके अनुसार यह प्रक्रिया ही मानसिक प्रक्रिया है और इसमें भौतिकता का समावेश नहीं हो सकता। मार्क्स ने कहा कि विल्सन की स्थिति और प्रक्रिया मानव समाज में उस समय शुरू हुई जब समाज के शक्तिशाली लोगों ने प्रकृति के साधनों पर अनुचित रूप से अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप वे सामाजिक परिवेश और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से कटने लगे। स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जब किसी संपत्ति का उदय हुआ उसी समय विल्सन की प्रक्रिया आरंभ हुई। मार्क्स ने इस प्रक्रिया को भौतिक आधार दिया। मार्क्स के अनुसार अन्य सामाजिक तथ्यों के समान ही विल्सन की प्रक्रिया न केवल भौतिक और आर्थिक क्रियाओं पर आधारित है बल्कि यह ऐतिहासिकता से भी प्रभावित और स्वरूपित है। मार्क्स के अनुसार जब निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई तब विल्सन की प्रक्रिया बड़ी क्रूर और विकट थी। श्रम करने वाले गुलाम थे एवं उन्हें श्रृंखला में बांधकर रखा जाता था और वे गंभीर शोषण के शिकार थे। इस गुलाम समाज की चर्चा करते हुए फर्निलैंड लसेल ने कहा कि बंधुआ इन गुलामों को अपना जीवन ही निरर्थक लगता था और वे केवल जीने की अदम्य इच्छा से ही जीवित रहते थे। सामंतवादी युग में ऐसी संस्थाओं का विकास हुआ और ऐसे सामाजिक उत्पादन विकसित हो गए जो मानव द्वारा निर्मित तो थे परंतु मानव उसकी चक्री करने को बाध्य था और साथ ही साथ उस संस्थाओं और वस्तुओं के मध्य पिसने को बाध्य था। मार्क्स ने कहा कि धर्म, ईश्वर और धर्म के नियम सबके सब मानव निर्मित है। इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है परंतु मानव को इसके अधीन काम करने को बाध्य होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जमीन पर मेहनत करता है वह किसान जमीन का मालिक नहीं होता बल्कि जमींदार उसके समस्त अधिकार ले लेता है। यह भी विल्सन का उदाहरण है। मार्क्स ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी के किसानों ने युद्ध की घोषणा कर दी और अन्य स्थानों पर भी समय समय पर असंतोष उत्पन्न हुआ जो इसी का परिणाम था। इसी प्रकार मार्क्स कहता है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के उत्पादन के उपकरण मशीन और कारखाने पूंजीपति के होते हैं। उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल, पूंजी और उत्पादित वस्तु आदि सभी पर पूंजीपति का स्वामित्व होता है। उत्पादन की प्रक्रिया पर श्रमिक का कोई स्वामित्व नहीं होता, इसलिए वह उत्पादन औजारों, उपज और उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति उदासीन होता है, अतः वह सबसे अलगाव महसूस करता है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों में विल्सन की भावना उत्पन्न कर देती है। श्रमिक को श्रम में धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होने लगती है और यह स्थिति उसे अन्य सामाजिक क्रियाओं से भी पृथक कर देती है। मार्क्स ने कहा कि विल्सन के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव या विल्सन। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु से अलगाव रखता है क्योंकि उसने उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में केवल एक भाग ही अदा किया है। इसलिए वह दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि वही एकमात्र वस्तु का निर्माता है। उस वस्तु के बेचने और खरीदने पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहता। यही कारण है कि श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु से भी विल्सन महसूस करता है। नंबर 2,
उत्पादन की प्रक्रिया से विर्सन जब मानव या श्रमिक को यह लगे कि उत्पादन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उस प्रक्रिया में उसका कोई सार्थक स्थान नहीं है, अथवा जो उत्पादन का परिणाम होगा उस पर उसकी कोई छाप नहीं होगी, तो यह उस प्रक्रिया से विर्सन का उदाहरण है। नंबर 3, साथियों और समुदाय से विर्सन। व्यक्ति आर्थिक प्रक्रियाओं से विर्सन का शिकार होने के बाद सामाजिक स्थिति में भी विर्सन का शिकार हो जाता है, अर्थात परिवार नातेदारी को महत्वपूर्ण नहीं मानता। वह समझता है कि इनमें उसका कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, स्वयं से विर्सन। अंततः परिवेश से विर्सन के बाद व्यक्ति स्वयं अपने जीवन से निराश हो जाता है। वह अपने को मूल्यहीन, विकृत और शक्तिहीन समझने लगता है। इस प्रकार श्रमिक अपने से ही विरसित हो जाता है और आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विर्सन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया, समुदाय और स्वयं से अलग हो जाता है। यद्यपि मार्क्स ने विर्सन की समस्या को गुलाम समाज से आरंभ होने वाली समस्या कहा है, परंतु उसने यह माना कि विर्सन पूंजीवादी समाज की सबसे अधिक गंभीर समस्या है। आधुनिक समय में मार्क्स के अनुसार विर्सन की समस्या पूंजीवाद के कारण है और इस समस्या का अंत पूंजीवाद का अंत होने से ही होगा। मार्क्स ने कहा कि विर्सन की समस्या समाजवाद के चलते अंशों में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मजदूर समाज और राज्य के मालिक हो जाएंगे। मार्क्स यह भी कहता है कि पूंजीवाद में सभी मजदूर इससे प्रभावित नहीं होते, बल्कि जो संगठित नहीं है, विचारधारा से युक्त नहीं होते, वे ही इससे प्रभावित होते हैं।